सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर का रिवीजन सिर्फ एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी शेप्स देखते हैं जो कि कर्व्स और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं, जैसे सर्कल, आर्क, सेक्टर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन्स एटसेट्रा। सो देर आर सो मैनी शेप्स अराउंड अस मेड अप ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स। ये शेप्स अलग अलग साइजेस और अलग अलग मेजर की होती हैं। तो आइए इन्हीं शेप्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सो द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट is its length. So a line segment must have some length. We can compare any line segment on the basis of their lengths. Basically line segment की lengths को compare करने के 3 मेथड हैं। आइए एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला comparison by observation. We can tell which line segment is greater than other by just observing the two line segments, but it is not sure. किन्हीं दो लाइन सेगमेंट्स को हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। हम लाइन सेगमेंट्स को देखकर सिर्फ तभी तक कंपेयर कर सकते हैं अगर उनकी लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। बिल्कुल बराबर से दिखने वाले लाइन सेगमेंट्स को हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए AB एंड CD, इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ में काफ़ी अंतर है। सो हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं that AB is greater than CD। दूसरा तरीका जिससे हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं वो है बाय ट्रेसिंग। इन दिस मेथड वी हैव टू ट्रेस वन लाइन ऑन पेपर एंड देन पुट द ट्रेस्ड लाइन सेगमेंट ऑन द अदर लाइन टू चेक विच वन इज ग्रेटर। इस मेथड में हमें दो लाइन सेगमेंट्स जिनको कंपेयर करना है उनमें से एक लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसको दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रख देते हैं और इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरा लाइन सेगमेंट रखकर हम उनकी लेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। सो हम रूलर की मदद से भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट 0 पर रखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर A पॉइंट को 0 पर रखा है, और फिर इस तरीके से मुझे L की तरफ बढ़ना होगा। जितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वहाँ पर जाकर हम रुक जाएंगे, लेकिन इस तरीके से लाइन सेगमेंट को रूलर से मेजर करने पर कुछ एरर्स आ सकते हैं रूलर की थिकनेस की वजह से, और उन एरर्स को हम दूर कर सकते हैं डिवाइडर यूज़ कर। यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट AB को मेजर करना है। सो डिवाइडर का एक एंड हमने A पॉइंट पर रखा और दूसरा एंड पॉइंट B पर रखा। अब डिवाइडर को यहाँ से उठाकर हम स्केल पर रखेंगे बिना उसकी ओपनिंग को डिस्टर्ब किए, और स्केल पर उसका एक एंड हम 0 पर रखेंगे और दूसरा एंड जहाँ पर होगा वहाँ से हम मार्किंग को रीड करेंगे। इस तरीके से भी हम दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स के कंसेप्ट को हम डायरेक्शन से सीखते हैं। इस फिगर में मैंने चारों डायरेक्शंस बनाए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मूव कर रही हूँ, तो हम 90 डिग्री का एंगल मूव करते हैं और इसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ, जब मैं नॉर्थ से साउथ तक मूव करती हूँ तो मैं 180 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, जिसको कि हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम 4 राइट एंगल्स मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर मूव कर रही हूँ, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स मूव करने पर वापस उसी डायरेक्शन पर पहुँच जाते हैं। और इस तरह से एक क्लॉकवाइज टर्न, जिसमें हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया था और मूवमेंट के बाद हम वापस नॉर्थ पर पहुंच जाते हैं, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं और ये 360 डिग्रीज का होता है। इसको हम 1 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। आइए अब रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लॉक से समझते हैं। घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, एक मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड, जो कि हर मिनट क्लॉकवाइज मूव करती रहती हैं। जब घड़ी की सुइयां एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करती हैं तो वो एंगल टर्न करती हैं
और जब मिनट हैंड 12 बजे से स्टार्ट कर वापस से 12 बजे पर आता है तो हम कहते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुई है। सो इन फिगर्स में आप देखिए, सबसे पहले 12 बजे से 6 बजे तक, यहाँ पर 12 बजे से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे जब तक कि सुई 6 पर न पहुँच जाए। इस तरीके से हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आधा भाग कवर किया है। सो इसको हम हाफ रिवॉल्यूशन कहेंगे। और अगर राइट एंगल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 राइट एंगल्स मूव हुआ है। 2 राइट एंगल्स मीन्स 1 स्ट्रेट एंगल, और 1 स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकेंड फिगर को देखिए, फ्रॉम 6 to 9, जब 6 से 9 तक मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं एक राइट एंगल मूव हुआ है और इसको हम 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 हिस्सा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये एक पार्ट है। नाउ फ्रॉम 1 to 10, जब 1 से 10 तक घड़ी की सुई मूव करती है, आपको सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है। यहाँ पर 1 और यहाँ से 10 तक मूव किया है। सो यहाँ पर 3 राइट एंगल्स टर्न हुए हैं एंड दिस इज कॉल्ड 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। हमें घड़ी के केस में हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी मूव कर सकती थी। मैं 1 से 10 तक इस तरीके से भी आ सकती थी, लेकिन ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होती, 1 से 10 तक अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना होता तो यहाँ पर 1/4 रिवॉल्यूशन होती एंड 1 राइट एंगल होता। लेकिन अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, इनके बारे में सीख लेते हैं। एन एंगल दैट इज लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल की इमेज बनाई है। ये एंगल 90 डिग्री से कम है, सो इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन अ राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, इनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। आइए अब देखते हैं एंगल्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सिर्फ देखकर हम टाइप ऑफ एंगल बता सकते हैं कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है, बट दो एक जैसे एंगल्स, जैसे 2 एक्यूट एंगल्स को कंपेयर करने के लिए हमें उसे मेजर करना पड़ता है। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। हम किसी भी एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट 1 डिग्री होता है। सो एक कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्रीज में लिखते हैं। और एंगल्स को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। प्रोट्रैक्टर के कर्व्ड एजेस होते हैं। आप फिगर में देखिए, ये एक प्रोट्रैक्टर है जिसके कर्व्ड एजेस पर इसकी मार्किंग लिखी है। आप देख सकते हैं ये मार्किंग 0 से स्टार्ट होती है एंड इस तरीके से ये आप देखिए बढ़ते बढ़ते लास्ट 180 डिग्री तक पहुंच जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में आप देखिए, यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट है और ये इस तरीके से 180 डिग्री तक पहुंच जाती हैं। सो हम एंगल्स को प्रोट्रैक्टर के दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको सिखा देती हूँ एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। सो यहाँ पर एक एंगल ABC बना हुआ है, हमें इसे प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। सो प्रोट्रैक्टर को हमें इस तरीके से रखना होता है कि प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट वर्टेक्स B के एग्जैक्टली बीच में आए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने वर्टेक्स B को प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट पर रखा है। अब इसको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि लाइन BC प्रोट्रैक्टर की इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए। आप देखिए, लाइन BC को मैंने प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट लाइन पर कवर किया है। अब हमें इसकी स्केल को रीड करना है और स्केल हमें उस साइड से रीड करना है जिसके 0 को इस लाइन ने कट किया है। सो यहाँ पर आप देखिए, ये 0 यहाँ पर है। सो हम यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, जहाँ तक कि इसकी दूसरी आर्म है, वहाँ तक हम रीड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये जो एंगल है एंगल ABC, इसका मेजर है 72 डिग्री। आइए अब परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सीखते हैं। परपेंडिकुलर लाइन उन लाइंस को कहते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB एंड MN, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट N and make an angle of 90 degree with each other. So we can say that AB is perpendicular to MN and MN is perpendicular to AB. Now the next topic is perpendicular bisector. अगर परपेंडिकुलर लाइन दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन सेगमेंट AB को लाइन सेगमेंट CD दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AD की लेंथ और BD की लेंथ ये दोनों इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. नाउ लेट अस लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में हम ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल उस पॉलीगन को कहते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं और पॉलीगन उस फिगर को कहते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। सो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर को हम ट्रायंगल कहेंगे। ऑल्सो अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सो ट्रायंगल्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड द अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्लासीफाई किया है। इफ ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ देन द ट्रायंगल इज अ स्केलिन ट्रायंगल। ये मैंने स्केलिन ट्रायंगल की फिगर बनाई है। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। आप देख सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायग्राम बनाया है। इसी तरीके से तीसरी क्लासिफिकेशन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। सो यहाँ पर तीनों साइड्स सेम लेंथ की हैं तो हम इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हों। आप देख सकते हैं इस फिगर में ये लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है। सो इस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगली क्लासिफिकेशन है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है। सो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो। ये एंगल यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है। सो इस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगला टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स के पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। उसमें सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। रेक्टेंगल उस फिगर को कहते हैं जिसमें 2 पेयर्स ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये वाली दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल्स की होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस साइड एंड दिस साइड, दीज आर पैरेलल, एंड दिस साइड एंड दिस साइड, दीज आर पैरेलल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है कि इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो। तो आप देख सकते हैं इसके सभी कॉर्नर्स पे राइट एंगल बनता है। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज सीखते हैं। स्क्वायर उस फिगर को कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में सभी साइड्स बराबर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों। तो आप देख सकते हैं ये पेयर पैरेलल है, इसी तरीके से ये वाला पेयर भी पैरेलल है। और तीसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है दैट इट हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड्स। सो आप देख सकते हैं ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी पैरेलल हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम्स कह सकते हैं क्योंकि उसकी भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। आइए नेक्स्ट फिगर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है रोम्बस।
ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आप देख सकते हैं इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर में भी आपने देखा था, स्क्वायर की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सो स्क्वायर को भी हम रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। आइए रोम्बस की बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, सो हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप देख सकते हैं इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। आप देखिए ये मैंने डायगनल्स ड्रॉ किए हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। यहाँ पर ये वाला पेयर दिस साइड इज पैरेलल टू दिस बट द सेकंड पेयर इज नॉट पैरेलल। आइए क्वाड्रिलेटरल्स के बाद दूसरे पॉलीगन्स के बारे में भी सीखते हैं। आप सभी जानते हैं that any closed figure made up of 3 or more line segments is called polygon. Now let us learn to name polygons based on the number of sides. So the first figure here is triangle. It has 3 sides. So a polygon with 3 sides is called a triangle. A polygon with 4 sides is called a quadrilateral. आप फिगर देख सकते हैं, ये मैंने ट्रायंगल बनाया था, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है। A polygon with 5 sides, जिसकी 5 sides हों उसको हम पेंटागन कहते हैं। ये पेंटागन की फिगर है। पॉलीगन जिसके 6 साइड्स हों उसको हम हेक्सागन कहते हैं। आप साइड में देख सकते हैं, दिस इज हेक्सागन एंड द पॉलीगन विद 7 साइड्स इज कॉल्ड हेप्टागन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने पॉलीगन बनाया है जिसमें 7 साइड्स हैं। एंड अ पॉलीगन विद 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागन। यहाँ पर मैंने ऑक्टागन बनाया है जिसमें 8 साइड्स हैं। इसी तरह से अ पॉलीगन विद 9 साइड्स इज कॉल्ड नोनागन। यहाँ पर मैंने नोनागन बनाया है जिसमें 9 साइड्स बनाई हैं। इसी तरह से पॉलीगन विद 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागन। सो यहाँ पर मैंने डेकागन बनाया है। इसी तरह से पॉलीगन विद n साइड्स उसको हम n गन कहते हैं। अब पॉलीगन्स की नेमिंग के बाद हम डिफरेंट 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में सीख लेते हैं। सभी सॉलिड शेप्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स को शॉर्ट में हम 3D शेप्स लिखते हैं। अगर अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी 3 डायमेंशनल शेप्स नज़र आएंगी, जैसे मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, ब्रिक, गैस सिलेंडर, सॉफ्टी आइसक्रीम कोन्स एट्सेट्रा। सो यहाँ पर मैंने 3D शेप्स के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन, इस 3 डायमेंशनल शेप को हम कोन कहते हैं। इसी तरह से ब्लॉक जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों उसको हम क्यूब कहते हैं, जैसे कि मैंने इस फिगर में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट शेप है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ऐसा ब्लॉक जिसमें सारी साइड्स इक्वल ना हो उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। इसी तरीके से आपने ग्लास देखा होगा, ग्लास सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बॉल जिससे आप सभी खेलते हैं वो स्फेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट शेप है पिरामिड की। यहाँ पर मैंने एक रूब्रिक लिया है जो कि पिरामिड शेप का है। आइए इन्हीं शेप्स के कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ये मैंने एक क्यूबॉइड लिया है जिसमें कि मैं आपको फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में बताऊंगी। किसी भी सॉलिड शेप में फ्लैट सरफेस को हम फेस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक फेस है, ये भी एक फेस है और ये भी एक फेस है। इन फेसेस के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो इनके सामने भी फेसेस हैं, जहाँ पर 2 फेसेस मिलते हैं, जैसे कि ये एक फेस है और ये एक फेस है। ये दोनों फेस जहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि ये, इसको हम एज कहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ पर 2 एजेस मिलते हैं, जैसे कि ये एक एज मैंने बनाया है और ये दूसरा एज है, ये दोनों एज जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। सो दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन कॉमन 3 डायमेंशनल शेप्स। सो सबसे पहले 3 डायमेंशनल शेप जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है क्यूब। ये मैंने एक क्यूब की फिगर बनाई है। इसके नंबर ऑफ फेसेस हम डिस्कस करेंगे। फेसेस जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी 3 डायमेंशनल शेप में फ्लैट सरफेस को हम फेस कहते हैं। सो अगर इस शेप में आप देखें तो ये एक फ्लैट सरफेस है, ये दूसरी फ्लैट सरफेस है
और ये तीसरी फ्लैट सरफेस है और इन्हीं के सामने भी एक एक फ्लैट सरफेसेस हैं। सो द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब इज 6। अब इसके एजेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर दो फ्लैट सरफेसेस मिलती हैं उसको एज कहते हैं। ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है और ये एक एज है। सो 4 edges in the top, 4 edges in the bottom and we have 4 edges here also. So in total a cube has 12 edges. इसी तरह से vertices की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 vertices हो गई, 4 ठीक इसके नीचे हो गई। सो एक क्यूब में टोटल 8 वर्टिसेस होती हैं। इसी तरह से हम क्यूबॉइड को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप इस फिगर में देखिए, इसके टोटल 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट शेप है कोन। कोन को देखिए, इसके 2 फेसेस हैं, एक तो ये वाला कर्व्ड फेस, दिस इज कर्व्ड फेस, और एक इसका फ्लैट बॉटम। सो द नंबर ऑफ फेसेस फॉर अ कोन आर 2 एंड द नंबर ऑफ एजेस इज 1 ओनली। आप इसमें देख सकते हैं फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस जहाँ पर मिलती है वही एक एज है। और अगर वर्टिसेस की बात करें तो कोन में सबसे ऊपर ये एक वर्टेक्स है। सो टोटल 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 वर्टिसेस। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि आपको सीखना है और लर्न करना है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर। स्फीयर में नंबर ऑफ फेसेस आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही उससे बना हुआ है। सो इसमें एक ही फेस है। और अगर हम एजेस की बात करें सो स्फीयर में कोई भी एज नहीं होता है। इट हैज़ 0 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। नेक्स्ट सॉलिड शेप है सिलेंडर। सो आइए सिलेंडर के बारे में देखते हैं। सिलेंडर में देयर आर 3 फेसेस। आप देख सकते हैं, ये पहला फेस है जो कि कर्व्ड सरफेस है, ये वाला दूसरा फेस है और ठीक इसके पीछे तीसरा फेस है। इसी तरह से अगर हम एजेस की बात करें तो इसके 2 एजेस हैं, दिस इज 1 एज एंड दिस वन इज सेकेंड एज। सो अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, 2 एजेस एंड 0 वर्टेक्स। आप देख सकते हैं इसकी कोई वर्टेक्स नहीं होती है। आइए नेक्स्ट है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड एक ऐसा पिरामिड होता है जिसका बेस स्क्वायर हो। अब इसके नंबर ऑफ फेसेस देख लेते हैं। क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है सो इसके ऊपर हमारे पास 4 ट्रायंगल हैं। सो 4 ट्रायंगल मीन्स 4 फेसेस एंड इसके बेस में भी एक फेस है। सो टोटल 5 फेसेस होंगे एंड 8 एजेस होंगे। 8 एजेस आप देख सकते हैं, 4 एजेस तो स्क्वायर के हो गए और 4 एजेस ही ट्रायंगल्स के हो जाएंगे। सो टोटल 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस। आप देख सकते हैं 5 वर्टिसेस। यहाँ पर ये एक 1 वर्टेक्स, 2, 3 एंड 4th वर्टेक्स ठीक इसके पीछे है और सबसे ऊपर ये एक। सो टोटल 5 वर्टिसेस। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हैज़ 5 फेसेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस। नेक्स्ट शेप इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। सो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस आर 5। यहाँ पर 5 फेसेस हैं, नंबर 1 दिस ट्रायंगल, नंबर 2 दिस ट्रायंगल एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। सो टोटल 5 फेसेस। और अगर हम एजेस की बात करें तो आप एजेस भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, देन 5, 6, 7, देन 8 एंड 9। सो टोटल 9 एजेस। अब इसके वर्टिसेस भी काउंट कर लेते हैं। सो वर्टिसेस के लिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So a triangular prism has 6 vertices. Next figure है rectangular prism. Rectangular prism is just like cuboid. Cuboid में जितने faces होते थे उतने ही rectangular prism में होंगे. So it has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. अब मैं आपको pyramid और prism के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम prism को डिस्कस कर लेते हैं। A prism is a 3-dimensional shape whose 2 opposite faces are identical polygons and whose other faces are parallelograms. For example, यहाँ पर आप देखिए a triangular prism, इसमें आप देख सकते हैं all the opposite faces are identical polygons. यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इसका opposite face भी ट्रायंगल है और इसके बाकी बचे हुए faces parallelograms हैं। आप देख सकते हैं ये एक parallelogram है
और बाकी के तीनों फेसेस भी पैरेललोग्राम्स हैं। सो दिस इज़ अ फिगर फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसी तरह से रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी ऑपोजिट फेसेस, ये फेस और इसके सामने का जो फेस है, ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं और बाकी के बचे हुए फेसेस जैसे कि ये फेस, ये वाला फेस और इनके पीछे वाले फेसेस भी, वो सभी पैरेललोग्राम्स हैं। सो ये भी एक प्रिज्म है। आइडेंटिकल फेसेस अगर ट्रायंगल्स होते हैं तो उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। इसी तरह से आइडेंटिकल फेसेस अगर रेक्टेंगल होते हैं तो उसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। आइए अब मैं आपको पिरामिड बता देती हूँ। अ पिरामिड इज अ सॉलिड शेप whose base is any polygon and other faces except the base are triangles. सो पिरामिड को भी आप फिगर में देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिरामिड ऐसी सॉलिड शेप होती है जिसका बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है। सो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में आप देख सकते हैं इसका बेस स्क्वायर है और बाकी के बचे हुए फेसेस सारे के सारे ट्रायंगल हैं। दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल और इनके ऑपोजिट भी ट्रायंगल्स ही हैं और ये सारे के सारे ट्रायंगल एक पॉइंट पर मिलते हैं। सो दिस इज अ पिरामिड और इसको हम स्क्वायर बेस पिरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है। इसी तरह से ट्रायंगुलर पिरामिड्स भी होते हैं और हेक्सागोनल पिरामिड्स भी होते हैं। आई होप ऑल द बेसिक concepts related to understanding elementary shapes is clear to you now. That's all in this video. If you have learned something, don't forget to give me thumbs up.